Being a citizen of India, we all are having certain democratic rights. बट क्या किसी ने ये बात सोची है कि ये सारे राइट्स जो हमारे पास आज बहुत ही आसानी से अवेलेबल है टू द फ्यूचर जनरेशन, टू द प्रेजेंट जनरेशन, इस चीज़ को पाने के लिए हमारे देश में लोगों ने किस तरीके का स्ट्रगल किया है। और जो चीज़ें हम बैठकर आराम से वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, बट क्या हमने ये सोचा है कि क्या चीज़ें सही हैं दूसरे देशों के मुकाबले? सो लेट्स डिस्कस टुडे. Today's topic is democratic rights. Hi, I'm Preeti Singh and we are going to discuss about democratic rights. This is chapter of class 9 NCERT book. So first is, for a government to be democratic, what are the things which should be taken into consideration? So the first is citizens must enjoy certain rights. मतलब क्या है इसका कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, जो भी उस देश के सिटीज़न होंगे, उनके पास कुछ सर्टन राइट्स होने चाहिए. दूसरा है टू लीड अ डिग्निफाइड एंड सिक्योर लाइफ, दैट उनको रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का पूरा अधिकार वहाँ पर होना चाहिए. वो एनेबल होना चाहिए उस देश के अंदर कि वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सके. टू हेल्प अस अंडरस्टैंड आर फ्रीडम्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीज़न. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? जहाँ आज़ादी होगी, जहाँ पर कोई राइट्स होंगे, वहाँ पर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, मतलब कि जिम्मेदारियाँ भी होंगी. जहाँ हक होता है वहाँ जिम्मेदारी भी होती है. इसके अलावा टू सपोर्ट, it supports informed decision making during elections, that we are having the capability, we must have the capability to take our decision during elections. We should not be bound by any kind of forces. Then it must promote civic engagement and uphold the principle of justice and equality. मतलब क्या है कि हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर उसे डेमोक्रेटिक कहलाना है, अगर वो चाहता है कि उसे डेमोक्रेटिक कहा जाए, तो उसके लिए वहाँ पे सिविक एंगेजमेंट, मतलब कि जो लोगों का जो एंगेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए. और उसके अलावा जो जस्टिस है, मतलब कि फेयर होना चाहिए. अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ जो हमारा एक्शन है वो सही होना चाहिए. इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए. And this picture, it mentions the basic democratic rights which we have in India, that is right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and then right to constitutional remedies. We are going to discuss this in the next page. Moving on to the next page. यहाँ पर हमें करना है कि जिस आज़ादी की मैं बात कर रही हूँ, जिस डेमोक्रेटिक राइट के ऊपर हम सब फाइट करते हैं, दैट वी बीइंग द सिटीज़न ऑफ इंडिया, हमारे पास ऐसे राइट्स हैं, वैसे राइट्स हैं. तो लेट्स टेक लाइव एग्जांपल्स विच वेयर वी कैन सी द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट जब राइट्स जो होते हैं वो इग्नोर होते हैं और वायलेट होते हैं. वायलेट का मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर हमारे कुछ अधिकार हैं तो उसे अगर मना कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, और वायलेट मतलब उसे अगर ब्रेक कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है, तो क्या होता है. सो लाइफ विदाउट डेमोक्रेटिक राइट्स, वी हैव प्रिजन इन ग्वांतानामो बे. अब यहाँ पर क्या चल रहा है, ये एक नेवल बेस है नियर क्यूबा, जहाँ पर आफ्टर 9/11 अटैक्स यहाँ पर लगभग इन्होंने 600 पीपल वर सस्पेक्टेड ऑफ द इन्वॉल्वमेंट एंड दे वर डिटेन्ड बाय द US फोर्सेस एंड दे वर imprisoned in this bay. Now what is happening in many cases, the government of the prisoners, जिनकी जिस भी कंट्री को these people were belonging, उनकी कंट्रीज़ को उनसे मिलने नहीं दिया जाता था, इन्फॉर्म भी नहीं करते थे. कई बार फैमिलीज़ को उनके अरेस्ट के बारे में बताया नहीं जाता था. मीडिया या UN के रिप्रेजेंटेटिव, दे वर ऑल्सो नॉट परमिटेड टू मीट द प्रिजनर्स. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 पिक्चर्स हैं, इनके अंदर जो ये लोग हैं, ये यहाँ पर दे आर राइटिंग आई एम स्टिल वेटिंग टू गो होम. Someone is writing forever prisoner, someone is writing I am here from last 21 years. यहाँ कुछ लोग लिख रहे हैं let's wait for the justice, let's just इग्नोर दिस जस्टिस. मीन्स इन दोनों पिक्चर्स में हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, जो लोग हैं वो किस तरीके से इस चीज़ के लिए जो है वो लिख रहे हैं, दैट वी आर स्टिल प्रिजनर ऑफ दिस एरिया एंड हमें इस जगह से छुटकारा पाओ या हम यहीं पे मर जाएंगे या सड़ जाएंगे. इस तरीके से वो अपनी बातों को हमारे सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज़ जस्ट अ ओवरऑल रिव्यू ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन द प्रिजन. अब यहाँ पर क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, व्हाट हैपेंड देयर,
it reported that prisoners were subjected to torture in violation of US law and international treaties. मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो भी कुछ बाउंडेशंस बनाई जाती हैं, कुछ ट्रीटीज़ बनाई जाती हैं, उन सबको वायलेट करके यहाँ पर प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जा रहा है. कुछ जो डिटेनीज थे जिनको यहाँ पे रखा गया था, उनको यहाँ पर नॉट गिल्टी प्रूव होने के बाद भी, चार्जेस प्रूव ना होने के बाद भी इनको यहाँ पर इम्प्रिजन किया जा रहा था. मतलब कि इनको छोड़ा नहीं जा रहा था, इनको अभी भी प्रिजन में ही रहना था. UN Secretary General, he called for the closure of Guantanamo Bay Detention Center despite international criticism. It has remained operational. कि मतलब कि इतना कहने के बाद भी जो ये डिटेंशन सेंटर है हमारा, इसमें इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म होने के बाद भी इट रिमेंड ऑपरेशनल, और यहाँ पर सारा का सारा जो ये डिटेंशन का काम है ये चलता रहा. नेक्स्ट इज सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया. सो दैट वाज अबाउट दैट बे जहाँ पे डिटेंशन प्रिजनर्स में किस तरीके से उनको रखा जा रहा है, डिटेनीज को कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा है. दिस इज सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया में क्या है सिटीजन राइट्स एंड क्या नहीं है, दैट वी हैव टू गो थ्रू. फर्स्ट इज हायरार्की. हेरिडिटरी जो मोनार्की सिस्टम है वो यहाँ पर है. तो हेरिडिटरी क्या होता है, जब जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब आज अगर कोई राजा है या कोई रूलर बना है तो अगला जो जनरेशन है उसकी, जो उसका बेटा होगा वो बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा. इस तरीके से जो मोनार्की का सिस्टम है वो सऊदी अरेबिया में फॉलो किया जा रहा था. अब सिटीजन्स यहाँ पर जनरली, इनको कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म करना अलाउड नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस करना अलाउड नहीं है. मीडिया हमें वही खबर देगी जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की, मतलब जो स्टेट है, स्टेट इन द सेंस जो कंट्री वहाँ पे कह रही है, जो वो लोग बोल रहे हैं वही कंटेंट मीडिया में रिपोर्ट किया जाता है. दिस इज़ अ रैंडम पिक्चर विच आई हैव टेकन फ्रॉम गूगल विच इज़ merely describing the international ranking for Saudi Arabia in human rights and freedom. की मतलब अगर अकॉर्डिंग टू हम चले 2025 के हिसाब से, तो 2025 के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम्स में सऊदी अरेबिया का क्या रैंकिंग है वो देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे. ह्यूमन राइट्स में आप देख लीजिए, यहाँ पे सऊदी अरेबिया मार्क्ड बाय सिस्टमैटिक अब्यूजेस एंड इम्प्यूटनी, की मतलब जितना हो सकता है उन्होंने हनन किया है ह्यूमन राइट्स का. फ्रीडम की अगर बात करें तो भाई नॉट फ्री है वो बिल्कुल ही. प्रेस फ्रीडम आप देखिए सिर्फ 162 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ में 162 रैंकिंग पे है, तो सोच लो कितने नीचे है. लेबर राइट्स की अगर हम बात करें तो भाई कुछ है ही नहीं. एग्जीक्यूशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें भी एग्जीक्यूशंस बिल्कुल एकदम उसका ऐसा वेव चलता है कि बस वो चलता ही रहता है. डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ एट वेरी लो पॉइंट. सो सऊदी अरेबिया, एंड मैनी टाइम्स वी हैव जनरली सीन दैट फॉर अर्निंग मनी people from our country, they are generally migrating to Saudi Arabia without knowing the facts. जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, दूसरे देशों में जाएंगे, लेकिन वो देश हमारे लिए कितना अच्छा है ये हमें नहीं पता. आफ्टर गोइंग देयर पीपल आर सफरिंग देयर. सो दिस इज़ हैपनिंग इन सऊदी अरेबिया. अब ये देखिए यहाँ पर और क्या पॉइंट्स है उसमें. हमारे पास वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है. इस्लाम जो है वो एक स्टेट रिलीजन है वहाँ का, और इसके अलावा कोई और रिलीजन्स आपके पास प्रैक्टिस करने की भी आज़ादी नहीं है. वुमेन की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, जब मर्दों को ही इतनी प्रॉब्लम्स है तो वुमेन की क्या बात करें. वुमेन को तो दे फेस सिग्निफिकेंट लीगल एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक लाइफ. अगर हम एक तरीके से कहें तो जहाँ पे इस्लाम आपका स्टेट रिलीजन है तो वहाँ पर वुमेन की क्या हालत होती होगी ये हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं. कि जब कि जो हमारा हर एक कल्चर के अंदर कुछ एक बाउंडेशंस, कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हमारे कंट्री में, हर देश में होती है अपनी. तो अगर हिंदू रिलीजन की हम बात कर रहे हैं तो हिंदू रिलीजन में पर्दा सिस्टम, सती प्रथा एंड ऑल दिस थिंग्स वर देयर. धीरे धीरे करके वो चीज़ चेंज हुई है. सेम गोज़ विद इस्लाम. अगर उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे कल्चरल चीज़ें हैं हमारी, वो जो धीरे धीरे करके चेंज हो रही हैं. बट स्टिल देयर आर मेनी कंट्रीज़ हु आर नॉट changing themselves. Certain laws and practices, they treat women differently from that of men. This was happening in सऊदी अरेबिया. इट इज़ स्टिल देयर, और वो तब भी चल रहा था, वो आज भी चल रहा है. बिकॉज एनी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, एनी काइंड ऑफ चेंज, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू डू. बहुत ही मुश्किल होता है, उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद ही आपको किसी भी तरीके की आज़ादी मिलती है. एथनिक मैसेकर इन कोसोवो. व्हाट इज़ दिस? अब कोसोवो क्या है? ये एक प्रोविंस है, प्रांत है. प्रांत हम ये कह सकते हैं कि हम स्टेट नहीं कह सकते, बट एक प्रांत. तो
ये एक प्रांत था फॉर्मर जिसको हम यूगोस्लाविया बोल रहे हैं वहाँ का, जहाँ पर जो एथनिक अल्बानियंस थे ये मेजॉरिटी में थे, मतलब कि कोसोवो में जो अल्बानियंस है वो मेजॉरिटी में है। लेकिन अगर बाकी के पार्ट्स में हम देख रहे हैं यूगोस्लाविया के, तो वहाँ पे जो सर्ब्स हैं ये मेजॉरिटी में है। तो दिस इज़ जस्ट, हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक ग्रुप है हमारा, तो यहाँ पे दो ग्रुप्स की बात हो रही है, एक आपके सर्ब्स हैं, दूसरे आपके अल्बानियंस हैं। अब जो वहाँ का जो प्रोविंस है, जो मेजर जो वो फॉर्म करता है यूगोस्लाविया का जो एक प्रोविंस है कोसोवो, वहाँ पर जो अल्बानियंस हैं वो मेजॉरिटी में है, और बाकी के पार्ट्स जो यूगोस्लाविया के हैं वहाँ पे सर्ब्स जो हैं वो मेजॉरिटी में है। तो अब यहाँ पे टाइम आ जाता है स्लोबोदान का। स्लोबोदान जो मिल स्विच है, उनके टाइम पीरियड में क्या होता है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जिसमें कि जो सर्बियन डोमिनेशन है वो, उसका डोमिनेशन बढ़ जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, अल्बानियन पॉपुलेशन को बहुत ही ज़्यादा टारगेट करने लग जाते हैं। जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दैट सर्ब्स वर इन मेजॉरिटी इन अदर पार्ट्स ऑफ यूगोस्लाविया। तो अब यहाँ पर टारगेट किसको किया जा रहा है, अल्बानियन पॉपुलेशन को किया जा रहा है। तो थाउजेंड्स ऑफ अल्बानियंस जो थे, इनको या तो मार दिया गया था या इनको डिस्प्लेस कर दिया गया था जस्ट ड्यू टू वायलेंस। अगर हम बात करें तो हर एक कंट्री में अगर हम देखें तो ऐसा कोई ना कोई एक हिस्ट्री जो है वो देखी गई है। कुछ बातें छुपाई जाती हैं, कुछ बातें बताई जाती हैं। इट हैज़ हैपेंड इन इंडिया एज वेल। यहाँ पर है हमारा इंटरनेशनल इंटरवेंशन जो है, उसकी वजह से जब इंटरनेशनल इंटरवेंशन आने लग गया कि भाई ग्लोबल लेवल पर जब इसका हनन होने लगा, इसको रोकने की कोशिश की गई, तो इवेंचुअली मतलब धीरे धीरे जो है ये जो किलिंग्स है हमारी, वो यहाँ पर स्टॉप हो गई थी, धीरे धीरे रुक गई थी। इसके अलावा जो यहाँ पे जिसके टाइम पीरियड में ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनके अगेंस्ट एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पे एक केस जो है वो लाया गया था। सो दिस इज़ इट। ये सारे एग्जांपल्स थे, लाइव एग्जांपल्स हमारे, जिसमें कि हमने ये देखा कि उन तीनों ही जगह पर, कोसोवो में एंड इन अदर टू एरियाज, सऊदी अरेबिया एंड ऑल दैट, उसमें हमने ये चीज़ देखी कि किस तरीके से जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है अगर हमारे पास बेसिक राइट्स नहीं है तो। अब इंडिया की बात करते हैं, राइट्स इन अ डेमोक्रेसी में जहाँ की राइट्स क्या होते हैं। तो राइट्स जैसे हमारे घर में भी हमारे अधिकार होते हैं। राइट्स क्या है, राइट्स हैं हमारे अधिकार, जो आई गेस हम तो ये सोचते हैं कि बाय बर्थ ही हमें वो चीज़ मिल गई है, बट उसको भी कमाना पड़ा है और हमारे पूर्वजों ने उस चीज़ को कमाया है। तो यहाँ पर राइट्स जो हैं, दे आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ अ पर्सन ओवर अदर फेलो बींग्स। मतलब कि कुछ ऐसे रीजनेबल क्लेम्स, रीजनेबल मतलब कि आप कुछ गलत नहीं मांग सकते, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप क्लेम कर सकते हो अपने फेलो बीइंग पे। मतलब अगर आपके पड़ोसी हैं, आपके बगल में रहते हैं, आपके साथ क्लासमेट्स हैं, आपके अगर टीचर्स हैं तो उनके जो फेलो मेंबर्स हैं, या हम किसी भी जगह काम करने जा रहे हैं, हमारे कलीग्स हैं, जो भी लोग हैं वो, प्लस सोसाइटी प्लस गवर्नमेंट, इन इन सब के सामने हम जिस चीज़ का रीज़नेबल क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये मेरा अधिकार है और ये मुझे मिलना चाहिए। इसके अलावा क्या है, ये सोसाइटी रिकॉग्नाइज़ करती है, मतलब कि एक्सेप्ट करती है, इसको मानती है कि भाई ये हमारा अधिकार है, और इसके अलावा इसको सैंक्शन करती है किसी भी जगह के लॉ, मतलब कानून जो बनाया जाता है कि भाई ये उसका अधिकार है। अगर इसके साथ कुछ ये अधिकार अगर इसे नहीं करने दिया गया, या अगर इसकी जो जो भी राइट है वो नहीं इसको एनफोर्स करने दोगे, नहीं इसको करने दोगे उसकी चीज़ को, तो इसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हो। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए कि भाई क्या कैरेक्टर्स होते हैं, बेसिक क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं, दैट इज़ देयर। फर्स्ट क्या है हमारा, राइट्स आर क्लेम्स। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया। इट मस्ट बी फेयर, मतलब कि बिल्कुल ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब कि कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। इसके अलावा सोसाइटी को इसे रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि मतलब वो इसको पहचाने, इसको रिकॉग्नाइज करें। राइट्स जो है उनको तभी मीनिंग मिलती है जब वो एक्सेप्टेड होते हैं, प्रैक्टिस्ड होते हैं विद इन अ कम्युनिटी। अब मैंने घर पे बैठे बैठे डिसाइड कर लिया भाई मेरा तो अधिकार है कि मैं तो आज इस जगह पर, मेरे को जाने का पूरा अधिकार है, मैं आज वहाँ जाकर रहूँगी। तो ये चीज़ जो है वो एक्सेप्टेड भी होनी चाहिए। इफ़ वी गो एट सम प्लेसेस, हम किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ हमें जाना मना है, ऑथराइज नहीं है, अगर इफ़ यू आर गोइंग टू सर्टन प्लेसेस, देन डेफिनेटली दैट इज़ नॉट योर राइट। व्हेन राइट्स आर गारंटीड बाय लॉ दे बिकम एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल मतलब वो फिर आपके ऊपर लागू हो जाता है। एनफोर्स मतलब लागू हो जाता है। लीगल रिकॉग्निशन क्या करती है, इट अलाउज सिटीजन टू डिमांड प्रोटेक्शन एंड सीक रेमेडीज थ्रू कोर्ट। कि अगर आपके किसी भी चीज़ को, कोई भी जो राइट है, कोई भी जो अधिकार है, उसको अगर लीगल रिकॉग्निशन मिल गया है, तो सिटीजन जो है वो अपनी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है, रेमेडीज़, मतलब कि वो कोर्ट में जाकर इस चीज़ के लिए लड़ाई कर सकता है, लड़ सकता है, अगर उसके किसी भी राइट को वॉयलेट किया गया है, मना किया गया है, डिनाई किया गया है तो।
अब नेक्स्ट है हमारा, वाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। भाई डेमोक्रेसी में हमें अधिकार की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत क्यों होती है किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को? हम ह्यूमन बीइंग अ सोशल एनिमल, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है अगर हमें एक सोसाइटी के अंदर रहना है, अगर हमें सिविलाइज तरीके से रहना है और हर किसी के ऊपर, एक तो इंसान दो ही चीज़ों से डरता है इस धरती पे, एक है भगवान और दूसरा है लॉ। अगर कंट्री के अंदर लॉ नहीं होगा तो जिसको जो मन करेगा वो करेगा। तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, दे प्रोवाइड कंडीशंस एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल एंड ऑलराउंड ग्रोथ। कि किसी भी इंसान की जो पोटेंशियल है, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करती है, प्लस उसकी ऑलराउंड ग्रोथ में हेल्प करती है। दूसरा है हमारा नेसेसरी टू प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी, की मतलब जो ह्यूमन डिग्निटी है, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है किसी भी इंडिविजुअल की, उसको वो प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है, बचा कर रखती है। देन क्या है, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम। की आज़ादी तो है लेकिन साथ में सोशल प्रोग्रेस भी सबकी हो साथ में। उसके बाद सिविल लिबर्टीज़ अगर हम प्रोवाइड करते हैं, तो अगर सिविल लिबर्टीज़ विदाउट, अगर सिविल लिबर्टीज़ नहीं होंगी तो क्या होगा, डेमोक्रेसी आपकी कंसीव नहीं हो पाएगी, मतलब कि डेमोक्रेसी सही से काम नहीं कर पाएगी। तो सिविल लिबर्टीज़ मतलब कि पब्लिक को लिबर्टी देनी पड़ेगी। इसके अलावा क्या है कि हमारे पास आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है, लेकिन उसके ऊपर चेक रखना ये ज़रूरी है। तो ये कौन करेगा, ये हमारा लॉ करेगा। उसके अलावा माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना। अब अगर हमारे देश के अंदर किसी भी रिलीजन की या किसी भी ग्रुप की, किसी भी कम्युनिटी की, अगर वो जो ग्रुप है वो माइनर है, वो माइनॉरिटी में है, उनकी संख्या कम है बाकी लोगों के मुकाबले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दबाया जा सकता है, उसको ऑप्रेस किया जा सकता है। ये चीज़ें गलत है। आप इस कंट्री के अंदर हो, इंडिया बीइंग अ डाइवर्स कंट्री, तो इसके अंदर, हमारे देश के अंदर, चाहे आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस करना चाहते हैं, किसी रिलीजन को मानना चाहते हैं, कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, यू आर हैविंग द कंप्लीट फ्रीडम टू डू हियर। सो स्टार्टिंग विद द मेन टॉपिक विच इज़ राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे राइट्स में, राइट्स तो बहुत तरीके के होते हैं लेकिन हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें यहाँ पे करना है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो गारंटी करता है बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स, जिसमें कि जो सर्टन राइट्स हैं वो हम, जो सर्टन राइट्स हमारी लाइफ के लिए, हमारी डिग्निटी के लिए स्पेशल स्टेटस जिनको दिया गया है, वो बने हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स की। मतलब ये राइट्स तो कंपलसरी है ही है, ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है। मतलब जो हमारा प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्फसाइज करता है ऑन द गोल ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल। और इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इस ऑब्जेक्टिव को रियलाइज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो अब सबसे पहला क्या है हमारा फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, जिसमें कि है हमारा राइट्स टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी में हमें क्या करना है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है, हर एक सिटीज़न जो है वो इक्वल है बिफोर लॉ। लॉ हर किसी भी अप्लाई करता है, यहाँ तक कि पॉलिटिकल लीडर्स पे भी, उनके पे ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी अगर वो कुछ भी गलत करेंगे। कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। आप भाई मेल हो या फीमेल, आप हिंदू हो, सिख हो, कुछ भी हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी पब्लिक प्लेस पे हम गए हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो भाई उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोअर क्लास के हैं तो आप वो यूज़ नहीं कर सकते, आप अगर आप अपर क्लास के हैं तो सिर्फ आप ही पानी पी सकते हैं, या किसी भी तरीके की जो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हमारे देश के अंदर नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा होता नहीं है, यू कैन सी इट अराउंड यू। हमेशा हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो दूसरों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, बट ये गलत है, हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं। द स्टेट के नॉट डिस्क्रिमिनेट इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि किसी भी तरीके की जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। हर एक सिटीज़न को पूरा पूरा अधिकार है कि वो स्टेट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। भाई वो मना नहीं कर सकते किसी को कि तुम क्योंकि इस कास्ट के हो, तुम क्योंकि इस रिलीजन के हो, इसलिए तुम इस स्टेट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल मतलब जो भी कॉलोनियल टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें रही हैं उनका कंप्लीटली खात्मा हो गया है, वैसे कोई टाइटल अब यूज़ नहीं किए जाएंगे और नहीं माने जाएंगे। फिर है इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो अपने स्किल और टैलेंट का प्रॉपर यूज़ कर सके। वीकर सेक्शन को प्रोटेक्शन
जिसमें कि वुमेन और चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए और होते हैं हमारे देश में। रिजर्वेशंस हैं हमारे पास लेजिस्लेचर में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट जॉब में, उन सब के लिए जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस जनरेशन में जिनके साथ जो भी गलत हुआ है, तो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया रखा गया है। फिर अनटचेबिलिटी पे बैन है हमारे देश में, अगर कोई ऐसा करता है तो इट इज़ पनिशेबल बाय लॉ। अनटचेबिलिटी क्या है? छुआछूत। छुआछूत शायद आज की जनरेशन को ना समझ आए, जो हमारी जेन ज़ी जनरेशन है शायद उनको समझ में ना आए। तो ये अगर हम किसी विलेज के जो रूरल एरियाज़ हैं हमारे, अगर हम वहाँ चले जाते हैं तो शायद आज भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर जो भी लोअर क्लासेस जिन्हें हमारी सोसाइटी ने, सो कॉल्ड सोसाइटी ने जिसे लोअर क्लास डिस्क्राइब किया है या आउटकास्ट डिस्क्राइब किया है या दलित डिस्क्राइब किया है, उनके साथ आज भी अगर हम गांव घर में चले जाते हैं तो वहाँ पर अभी भी देखने को मिल जाएगा। देन वी आर हैविंग टू एक्सेप्शंस टू द राइट टू इक्वालिटी। अगर राइट टू इक्वालिटी है, लेकिन हमारे पास दो तरीके की एक्सेप्शंस है इसमें। अब क्या है वो एक्सेप्शंस? पहला है आपका रिजर्वेशन पॉलिसीज, दूसरा है लॉ फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? वो हमें एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया दे रहा है। कहाँ पर? एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में। किन को दे रहा है? एसटी को दे रहा है, एससी को दे रहा है, ओबीसी को दे रहा है, ताकि उनके पास सोशल और एजुकेशनल इक्वलिटी मेंटेन रहे। हाँ ठीक है, कुछ ऐसे अमीर लोग भी हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो खुद कैपेबल हैं, वो पढ़ सकते हैं, अच्छा सब कुछ सोशली अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उस सीट को जिसको वो डिज़र्व नहीं करते उसे वो लेना चाहते हैं, और उस किसी गरीब के हक को वो रख लेना चाहते हैं। ये चीज़ें गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन इफ़ वी बिलोंग टू अ लोअर क्लास, टू एससी, एसटी और ओबीसी, बट इफ़ वी आर कैपेबल एनफ, वी शुड नॉट डू दैट। नेक्स्ट है हमारा लॉज फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन। सर्टेन लॉज प्रोवाइड स्पेशल प्रोटेक्शन और प्रिविलेजेस फॉर ग्रुप्स लाइक वुमेन एंड चिल्ड्रन, ताकि उनकी सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम किया जा सके या एड्रेस किया जा सके। तो ये कैसे होगा? ये हम जाते हैं तो हर एक स्टेट में अपनी कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ हैं। इफ़ वी गो टू बिहार तो हम देखते हैं कि देख रहे हैं वहाँ पे कि आज की जनरेशन में दे आर मैक्सिमम टाइम फोकसिंग ऑन गर्ल्स एजुकेशन। उनके लिए जॉब्स, उनके एजुकेशन, हर एक चीज़ में उन्होंने रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखा है फॉर फीमेल एजुकेशन, एंड दे आर encouraging it a lot. Then we are having marginalized groups. They often need additional support. कौन कौन है ये मार्शलाइज ग्रुप? अगेन दे आर द एससी, एसटी एंड ओबीसी, जिनके साथ हमेशा से हिस्टोरिकल लेवल पे गलत होता आया था, आज भी थोड़ा बहुत हो रहा है। तो मार्शलाइज ग्रुप्स हमारे वो ग्रुप्स हैं जिनके साथ जिनको एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उन्हें एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब अगर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं और इसके बिहाफ पे अगर हम बोले कि कहाँ है इक्वालिटी हमारे देश के अंदर, हमें तो ऐसे सीट्स रिजर्व है, वैसे सीट्स रिजर्व है, तो हमें ये ज़रूर सोचना होगा कि जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल है हमारे देश में, उनकी प्रोटेक्शन करना ये भी हमारे देश का काम है। देन आता है दीज मेजर्स दे प्रमोट सोशल जस्टिस एंड वर्क टुवर्ड्स इराडिकेटिंग इनइक्वालिटीज़। इराडिकेट क्या होता है? रेड्यूस करना, ख़त्म करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों से क्या होगा? सोशल जस्टिस जो है वो मेंटेन रहेगा। मतलब कि सोसाइटी के लेवल पर एक तरीके से हम जस्टिस कर रहे हैं और दूसरा हम इनइक्वालिटी को रिमूव कर रहे हैं, इराडिकेट कर रहे हैं। तो इक्वालिटी जो है वो एक आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हर किसी का पोटेंशियल अलग होता है, तो कभी कभी हमें स्पेशल मेजर्स लेने पड़ते हैं फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप। जॉब की रिजर्वेशन हमें देनी पड़ती है ताकि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स। देन वी आर हैविंग राइट टू फ्रीडम। क्या है भाई राइट टू फ्रीडम? राइट टू फ्रीडम में पहला है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, स्पीच के आगे, स्पीच की अगर आज़ादी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को कुछ भी मुँह उठा के बोल देंगे, कुछ भी चीज़ें एक्सप्रेस कर देंगे, ये नहीं है। इसका मतलब बस ये है दैट सिटीजन्स हैव द राइट टू डिसएग्री विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड टू वॉइस ओपिनियंस इन पब्लिक एंड प्राइवेट कन्वर्जेशंस। मतलब कि हमारे पास ये अधिकार है कि गवर्नमेंट की कोई अगर पॉलिसी आती है जो हमें सही नहीं लग रहा है, तो हम अपना ओपिनियन सरकार के सामने रख सकते हैं। एंड विच वी हैव सीन इन रिसेंट 2 टाइम्स। जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम आया है हमारा फॉर क्लास 10th, दैट वाज रियली टफ। उसका स्टैंडर्ड लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर था, तो उसके हिसाब से हम सब ने मिलकर, मैक्सिमम लोगों ने इसमें अपनी आवाज़ उठाई है, सीबीएसई बोर्ड के सामने अपनी आवाज़ उठाई है। अरावली हिल्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगेन वहाँ पर भी हमने अपना ओपिनियन रखा है, एंड वी हैव लेड डाउन अ फाउंडेशन दैट जो चीज़ हमें नहीं करनी तो हमें नहीं करनी है, एंड गवर्नमेंट को वो चीज़ फिर माननी पड़ी है। ओपिनियंस जो हैं इट मे बी एक्सप्रेस थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, म्यूज़िक, पोएट्री एंड अदर मीडिया, कि मतलब हम इन सारे ज़रिए से अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं।
इफ़ यू गो ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं वो अपने हर तरीके के थॉट्स को वहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। वी ऑल आर फ्री टू मेक अ चैनल, टू शेयर आर वीडियोज़, टू शेयर आर इमेजिनेशंस। हम जो भी सोचते हैं हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि सामने वाला क्या देखना चाहता है। तो हम न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, म्यूज़िक, पोएट्री, ये तो अदर मीडिया में ही हमारा ये सब कुछ आ जाता है, जो कि आप आज के टाइम में सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम अपने आप को पूरे कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। इट डज़ नॉट परमिट इंसाइटमेंट टू वायलेंस, रिबेलियन और स्प्रेडिंग डिफेमेटरी और फॉल्स इन्फॉर्मेशन दैट हार्म्स अदर्स। अब ये क्या बात है? ये बात है जो चीज़ मैंने अभी बोली कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, हमें बोलने की आज़ादी है। बट बोलने की आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं मुँह उठाकर। हमें ऐसा कोई भी, हमें ये परमिशन नहीं दी गई है कि हम ऐसे कोई भी चीज़ बोलें जिससे कि वॉयलेंट एक्टिविटीज़ हो जाएँ या किसी तरीके का रिबेलियन हो जाए, मतलब कि रिवॉल्ट होना शुरू हो जाए या क्रांति आ जाए, या फिर हम डिफेमेटरी मतलब किसी को डिफेम करने की कोशिश करें, किसी के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें, क्योंकि इन चीज़ों से सामने वाले का नुकसान होता है। तो ये चीज़ हमें आज़ादी नहीं है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। अगर आप चाहें तो आप ग्रुप बनाकर, जैसे अरावली हिल्स के लिए लड़ा गया, ऐसे ही आप किसी और बातों पे भी इस तरीके से ग्रुप बनाकर, रैलीज़ बनाकर, डेमोन्स्ट्रेशंस करके अपने आप की बात सरकार तक रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का पब्लिक डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए और आपके पास कोई वेपन्स आपको कैरी नहीं करने हैं, क्योंकि अगर वेपन्स कैरी करोगे तो क्या होगा? जो वहाँ की पुलिस फ़ोर्स होगी वो आपको मारेगी, या तो फिर वहाँ पे मिलिट्री बुलाई जाएगी, वो आपको मारेगी। तो हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, जब वो जिस चीज़ में एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। तो एज़ अ डिसेंट पब्लिक हमें क्या करना चाहिए? एज़ सिटिज़न्स हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको उनका काम करने देना चाहिए और हमें अपना काम करना चाहिए। तो वी शुड नॉट कैरी वेपन्स व्हेन वी आर गोइंग फॉर एनी गैदरिंग्स। जब भी हम किसी गैदरिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर किसी भी तरीके की वेपन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशन। बिल्कुल आज़ादी है जी हमारे पास। हम चाहें तो अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, अपना ट्रेड यूनियन बना सकते हैं और अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट के साथ हम उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीडम टू मूव विद इन एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भाई पूरी आज़ादी है हर किसी को। कोई हमें ये बकवास नहीं कर सकता कि क्योंकि आप कर्नाटका को बिलोंग करते हो तो आप क्यों आकर चंडीगढ़ में बस गए, क्यों आप आकर चंडीगढ़ में रहने लगे। आप अगर बेंगलोर को बिलोंग करते हो तो क्यों आप आंध्रा नहीं जा सकते। ये बातें हमसे कोई नहीं कह सकता। माइग्रेशन इज़ आर राइट फ्रॉम रूरल टू अर्बन, फ्रॉम अर्बन टू रूरल। हम जहाँ रहना चाहें, जहाँ हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वी कैन कम्प्लीटली मूव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी कैन परचेज लैंड्स एनीवेयर। अब तो धीरे धीरे करके जिन जिन एरियाज़ को बहुत ही ज़्यादा कल्चरल बाउंडेशंस की वजह से रेस्ट्रिक्ट किया गया था, उन्हें भी अब धीरे धीरे ओपन कर दिया गया है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। एनी प्रोफेशन बिल्कुल ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। जो हमारा वैदिक एरा है, जो हमारा वर्ण सिस्टम है, उसके हिसाब से अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपके बेटे को ब्राह्मण ही बनना पड़ेगा, उसे वही करना पड़ेगा। नाउ इट्स नॉट कंपलसरी। आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। कोई भी आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता और किसी तरीके की आपके ऊपर बाउंडेशंस नहीं लगाई जा सकती ऑन एनी आर्बिट्ररी ग्राउंड्स कि भाई क्योंकि तू इस कास्ट को बिलोंग करता है इसलिए तू ये जॉब नहीं कर सकता। ऐसा हमें कोई भी नहीं बोल सकता है। उसके बाद नो सिटीज़न कैन बी डिनाइड हिज लाइफ एंड लिबर्टी। भाई किसी भी तरीके से किसी को उसकी लाइफ और लिबर्टी के बेस पर उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता? तो अगर जो लाइफ और लिबर्टी है, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर किसी तरीके से हमें जैसे कि सिटीज़न को आप जो भी राइट्स हैं उनको आर्बिट्रली आप उससे डिप्राइव नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से आप किसी बंदे को बिना उसको रीज़न ऑफ अरेस्ट बताए इन उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर अरेस्ट किया तो उसके बाद उसको पूरा राइट है कंसल्ट करने का, डिफेंड करने का बाय हिज लॉयर। और जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसको नॉर्मली मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट के भीतर भीतर ही उसको प्रोड्यूस करने का वहाँ पे प्रावधान है हमारे पास। द सुप्रीम कोर्ट इट हैज़ एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ द राइट टू लाइफ टू इंक्लूड वेरियस एस्पेक्ट्स, जिसमें कि हमारे पास आ जाता है राइट टू फूड। राइट टू फूड मतलब कि खाना, तो खाना तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए। ये भी हमारा एक अधिकार है जिससे हमें रोका नहीं जा सकता। अगर जेल के कैदी भी हैं तो उनको भी खाना मिलना चाहिए। इफ़ अ पर्सन इज सीन एज अ थ्रेट टू लॉ, अब ये है हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन। हमें क्या है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि भाई हमारे पास अधिकार है कि हमें कोई ऐसे ही चक्के मुँह उठा के जेल में नहीं बंद कर सकता, लेकिन हमारे पास एक प्रिवेंटिव डिटेंशन का
प्रावधान है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन जिसको कि थ्रेट माना गया है टू द लॉ, टू पब्लिक ऑर्डर और टू द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ आर इंडिया, ऑफ आर कंट्री, देन गवर्नमेंट उस बंदे को, उस पर्सन को डिटेन कर सकती है, ताकि और भी कोई प्रिवेंटिव कोई भी जो पॉसिबल हार्म है वो हमारे देश के किसी और नागरिक को या किसी रीजन को ना हो। नेक्स्ट वी आर हैविंग, अब जो हमारे पास ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उसमें और क्या है, तो इट कैन नॉट बी इनडेफिनिट, मतलब कि स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स दे रिक्वायर रिव्यू बाय एन एडवाइजरी बोर्ड एंड दैट द डिटेन पर्सन बी ईदर ट्राइड और रिलीज्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड अनलेस फर्दर स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स अलाउ एक्सटेंशन, कि अगर उसे गिरफ्तार कर भी लिया गया है जो ये डिटेंशन हम कर रहे हैं, इस डिटेंशन के बाद भी आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि बस डिटेन कर दिया और उसके बाद वो पड़ा हुआ है बेचारा, उसकी कोई हो सकता है उसकी कोई गलती भी ना हो और उसे ना तो अपने कोर्ट में पेश किया है, ना उसको रिलीज़ किया है, ना कुछ फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस चीज़ की, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जो पार्लियामेंट है हमारा, उसने हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी इनैक्ट करके दिया है, जिसके जिसके अंडर हमारे पास पूरी आज़ादी है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट वी हैव द राइट टू गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी बात होती है जो हम जानना चाहते हैं, कोई पॉलिसी है, कोई भी चीज़ अगर इंट्रोड्यूस हो रही है, कोई लॉ अगर हम पे एनफोर्स किया जा रहा है, तो वी कंप्लीटली हैव द राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। नेक्स्ट वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है भाई, जब हमें किसी एक बेसिक चीज़ें जो हमारी होती है उसके वो हमें मना कर दी जाए, हमें एक्सप्लॉइट किया जाए, मतलब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाए। तो अब यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी ऑल्सो लीड्स टू द राइट टू बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, दैट द जो हम जब ये रिकॉग्नाइज करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हम लिबरल हैं, हमें आज़ादी है, हमें इक्वालिटी है, तो उस जगह पर हमें एक्सप्लॉयटेशन से भी खुद को प्रोटेक्ट करना है। एक्सप्लॉइट कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जिन लोगों के साथ होता है वो हमारे कहलाते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स, मतलब जिनके साथ ज़्यादा गलत हो सकता है, जिनको किसी तरीके से उनको फोर्स किया जा सकता है, किसी चीज़ के लिए उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा सकता है। तो अब इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास, एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट इज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ये क्या है, दिस इज इंक्लूडिंग द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो प्रोहिबिट करता है, हमें प्रोहिबिट मतलब रोकता है, हम किसी भी ह्यूमन बींग को बेच या खरीद नहीं कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग फोर्स्ड लेबर, जो कि बेगार कहा जाता है। कंपल्सरली जो लेबर विदाउट पेमेंट काम कर रहा है या बहुत ही कम पैसे पे काम कर रहा है, वो हमारे देश के अंदर बिल्कुल मना है, प्रोहिबिटेड है। अगर जो फोर्स्ड लेबर है वो अगर चीज़ें हेरिडिटरी बन जाती है, मतलब ईयर बाय ईयर और जनरेशन बाय जनरेशन अगर वो चीज़ लाइफ लॉन्ग चल रही है और चलती ही जा रही है, तो उसे ही बोला जाता है बॉन्डेड लेबर। कि अब बॉन्डेड लेबर भी हमारे देश में वैसे तो बिल्कुल मना है, और आज अब तो खैर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधर चुकी हैं, लेकिन इन अर्ली टाइम्स जो होता था ना कि किसी मर्चेंट से या किसी लैंड ओनर से जो गांव के लोग होते थे वो क्या करते थे, कुछ पैसा उधार ले लेते थे और फिर उसको इतनी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे दिया जाता था कि उसकी अगली पता नहीं कितनी जनरेशन उनके अंडर काम करती रहती थी। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्स्ड लेबर, तो ज़्यादातर इन जॉब्स में हमें ये देखने को मिल जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उनके पास जो भी किसान होते हैं ज़्यादातर दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड, वो इलिटरेट होंगे या अगर लिटरेट होंगे भी तो उनको इतनी जानकारी नहीं है, इतनी समझ नहीं है, तो इनको कुछ चीज़ पता नहीं चलती, और इसका फ़ायदा जो मनी लेंडर्स हैं या जो लैंड ओनर्स होते हैं, जो बड़े लैंड ओनर्स हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें कुछ पैसे इंटरेस्ट पे दे दिए, ज़्यादा इंटरेस्ट पे दे दिया, फिर भी ये बेचारे फार्मर्स उस चीज़ को करते रहेंगे। फिर कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, डोमेस्टिक वर्क जो है, या जो हमारी माइनिंग का काम है, इन सब में अभी भी हमें फोर्स्ड लेबर का काम जो है वो देखने को मिल जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं मॉडर्न स्लेवरी जो है वो ये है। उसके बाद आता है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के बारे में तो एज स्टूडेंट यू वुड बी डेफिनेटली नोइंग अबाउट दिस, क्योंकि हम सबको अपने अधिकार तो सबसे पहले पता होते हैं। तो चाइल्ड लेबर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोहिबिट करता है कि जो भी बच्चे हैं, अब यहाँ पे इन्होंने सर्टेन एज इसलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ ऑल चेंजिंग एवरी टाइम। तो जो भी हज़ार्डियस हमारी ऑक्यूपेशंस होती हैं उनमें 10 साल, 11 साल, 12 साल इस तरीके की हमारे को दी गई हैं कि उन एरियाज़ में जो फैक्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं, या अगर और भी हमारे पास अलग डेंजरस इंडस्ट्रीज़ हैं अगर हम बोलें, तो उन एरियाज़ में हम बच्चों को काम पे नहीं लगा सकते, चाइल्ड लेबर हम नहीं करवा सकते। ये सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हैं ये हमें
फॉलो करती, दीज हैव बीन फॉलोड बाय स्पेसिफिक लॉज एंड स्कीम्स, ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन है इसको एलिमिनेट किया जा सके और जो विक्टिम्स हैं उनको डिग्निटी की लाइफ, मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट से भरी हुई, वो उनको प्रोवाइड की जा सके। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस के साथ साथ कुछ लॉज इसके हक में हमने बनाए हैं, हमारे देश में बने हुए हैं, स्कीम्स बनी हुई हैं। देन वी आर हैविंग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन के बारे में तो हम सबको पता है, ये तो हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा से ही, और पॉलिटिकल एजेंडा में ये तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि भाई अगर कुछ ना मिले तो भाई देश में धर्म के नाम पे इन्हें लड़वा दो और धर्म के नाम पे लड़ लो सारे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करता है भाई, हर बंदे को पूरी आज़ादी है, वो जो चाहे रिलीजन फॉलो कर सकता है, उसे प्रोफेस कर सकता है, मान सकता है, मतलब प्रैक्टिस कर सकता है, मतलब उसे आगे फॉलो कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, उसको चाहे तो आगे अपनी अगली जनरेशन को बता सकता है, उनको उसके अच्छाइयाँ बता सकता है, अपनी चॉइस से वो जब चाहे उसे फॉलो कर सकता है, जहाँ चाहे जो मर्जी कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो है रिलीजन के बेस पर नहीं होना चाहिए। लॉज इस तरीके के नहीं होने चाहिए जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फ़ायदा मिल रहा हो या दूसरे को नुकसान हो रहा हो, ऐसा कोई भी कानून हमारे देश में नहीं होना चाहिए। ये हमारा अधिकार है कि ऐसा नहीं होगा हमारे देश में। सिटीजन्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं कि वो किसी भी रिलीजन को अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकें। अगर आज हम जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, अगर हमारी अगली जनरेशन, मतलब हमारे बच्चे अगर नहीं चाहते कि हम इस रिलीजन को मानें, तो उनकी मर्ज़ी है, आप उन पे बाउंडेशन नहीं लगा सकते। उनकी मर्ज़ी है कि वो किस रिलीजन को प्रोफेस करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। रिलीजियस ग्रुप्स जो होते हैं, ये अपनी तरफ से चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं अपने लॉ के अंडर रहकर। अब जैसे कि अगर मंदिर हैं, मदरसाज़ होते हैं हमारे पास, तो हम चाहें तो जहाँ भी जाएँ वहाँ पर हम अपने रिलीजन को, अपने रिलीजन के जो भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम प्रॉपरली वहाँ पे जाकर प्रोफेस कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी चीज़ों को मान सकते हैं। व्हाट इज़ नॉट अलाउड, अब इसमें जब हमने ये अधिकार जान लिए तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हमें क्या अलाउड नहीं है। तो हमें क्या अलाउड नहीं है? To force, deceive, or use inducement to convert someone to another religion, conversion must be voluntary। क्या है ये? तो यहाँ पर है कि फोर्सिंग, अगर किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करना, उसको धोखा देना, उसे इंड्यूस करना, मतलब उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि पुश करना और ज़बरदस्ती उसे कन्वर्ट करना किसी और रिलीजन में, ये कम्प्लीटली गलत है, ये हमारा अधिकार नहीं है। ये जो कन्वर्जन है ये वॉलंटरी होना चाहिए, उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए कि वो बदलना चाहता है कि नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर किसी हिंदू धर्म के लड़के की वाइफ अगर मुस्लिम आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि उसे हिंदू बनना पड़ेगा या उस लड़के को मुस्लिम बनना पड़ेगा। इट इज़ कम्प्लीटली देयर चॉइस, वट एवर रिलीजन दे वॉन्ट टू प्रोफेस दे कैन डू दैट। फिर आता है प्रैक्टिसेस दैट आर इलीगल, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कि जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है कि बलि देना, तो इस तरीके का अगर कोई रिलीजियस वो बोलता है हमें कि ये मेरे रिलीजन में होता है तो ये चीज़ कम्प्लीटली गलत है और ये नहीं मानी जाएगी, ये हमारा अधिकार बिल्कुल नहीं है। फिर है एनफोर्सिंग डिस्क्रिमिनेटरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट वॉयलेट इंडिविजुअल राइट्स इज़ नॉट परमिटेड, जैसे कि कोई ऐसा कस्टम जिससे कि दूसरे लोगों को परेशानी हो, ऐसी कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी रिलीजियस प्रैक्टिस को हमारे देश में वॉयलेट किया जाता है, जिसमें कि आगे आपके जैसे राइट्स ऑफ विडोज़ हैं, वुमेन हैं। तो हमें पता ही है हिंदू धर्म में हमेशा से शुरुआती तौर में सती प्रथा और इस तरीके की पर्दा सिस्टम, ये सब बहुत कुछ था, लेकिन अब तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे पीपल आर गेटिंग मॉडर्न दे आर चेंजिंग देयर थिंग्स। देन वी आर हैविंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें क्या है, इंडिया के अंदर हमारे बहुत सारे कल्चर्स हैं, लैंग्वेज है, रिलीजन है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सारी डाइवर्सिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है और हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करने में यहाँ पे हेल्प करता है। जो भी कम्युनिटीज़ हैं जिनमें हमारे अलग अलग कल्चर हैं, रिलीजन, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट्स हैं, उन सबको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कोई भी जो सिटीज़न है उसे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिनायल नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, आप मना नहीं कर सकते। जो माइनॉरिटी है उसको भी पूरा अधिकार है अपने हिसाब से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपने आप को एडमिनिस्टर करने का, स्टैब्लिश करने का। अब ये जो पिक्चर है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा बेसिकली कल्चर की बात हो रही है और ये हमारी बात हो रही है यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्लस अगेन यू कैन सी दैट दे आर हैविंग मंदिर है, मस्जिद है, इस तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया, इस पिक्चर में ड्रॉ किया गया है। तो ये कम्प्लीटली हमें बताता है कि हमारा जो कल्चर है और जो एजुकेशनल राइट है उसको, वो भी हमारा एक अधिकार है।
फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर इन सारे राइट्स में कोई भी हमें डिनाई करता है, वॉयलेट करता है, तो वी आर हैविंग द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसमें कि हम अपने जो भी कोर्ट है, जो कोर्ट सिस्टम है हमारे, हम किसी भी कोर्ट सिस्टम में अप्रोच कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लेवल्स, हम पहले लोअर लेवल पे जाते हैं और धीरे धीरे करके हम जो मैक्सिमम हाईएस्ट अपेक्स है हमारा, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पर जाकर हम इस चीज़ के, अगर हमारे कोई भी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया गया है तो हम वहाँ पर फाइट कर सकते हैं। अब ये जो राइट्स हैं, इनको कैसे सिक्योर किया जाए? बी आर अम्बेडकर के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का जो पार्ट है, दिस हैज़ बीन टोल्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। बाय होम? बाय बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट वी आर हैविंग, ये है हमारे पास जो कि हमें करने हैं, दिस इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशंस, कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनमें अगर किसी भी तरीके का ब्रीच होगा, ब्रीच मतलब कि कोई भी उस लॉ को तोड़ेगा, अगर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या कोई भी स्टेट अथॉरिटी, तो हम जाकर उसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग एनफोर्समेंट बाय द कोर्ट्स, दैट इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट दे कैन इशू ऑर्डर्स, डायरेक्शंस एंड रिट्स टू प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स, की मतलब वो हम पे ज़बरदस्ती इस चीज़ को फोर्स कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम पे ज़बरदस्ती ये एनफोर्स कर सकते हैं कि आपको ये फंडामेंटल राइट है और इसे मानना पड़ेगा। रिट्स आपके बेसिकली वो फॉर्मल ऑर्डर्स होते हैं जो कि कोर्ट की तरफ से आते हैं, जो कमांड करते हैं, मतलब आपको बताते हैं कि आपको ये करना ही करना है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। देन वी आर हैविंग एक्सेस टू जस्टिस एंड पीआईएल। पीआईएल तो आजकल सबको पता होता है, इट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि इट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स और ग्रुप टू सीक जुडिशियल इंटरवेंशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। पहले क्या होता था भाई, आपको एफआईआर करवानी पड़ेगी, आपको जो भी आपको केस, अगर केस वो करना है तो आपको केस करने से पहले वहाँ बताना पड़ेगा भाई आपका उस चीज़ में क्या कनेक्शन है। बट नाउ वी आर हैविंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो इस वक्त सीबीएसई बोर्ड को अगर कोई भी पीआईएल फॉर्म की गई है तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हों या ना हो, जो टीचर्स हैं, वो कोई कोई एकेडमी है, वो किसी ने भी, जिसको भी लगा कि जिसने भी इसको प्रायोरिटी समझा है, दे हैव फाइल्ड अ पीआईएल अगेंस्ट द सीबीएसई बोर्ड, जहाँ पर जो मैथ्स का पेपर है वो बहुत टफ आया था क्लास 10 का, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने पीआईएल वहाँ पे फॉर्म किया हुआ है, फाइल किया हुआ है। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपैंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, की यहाँ ये सारे राइट्स तो चलो हमने पढ़ लिए, सब कुछ पता है, हम बचपन से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते आ रहे हैं, इसमें थोड़ा डिटेल में था। जो स्कोप है, उसका स्कोप मतलब उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे वो बढ़ेगा। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सिर्फ वो ही ऐसे राइट्स नहीं हैं जो लोग पोजेस करते हैं, इसके अलावा वी आर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, स्टैट्यूटरी लॉज एंड जुडिशल इंटरप्रिटेशंस, जिनको कि एक्सपैंड किया गया है सिटीजन्स के लिए टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मॉडर्निटी आती जा रही है, उस तरीके से ही जो हमारे राइट्स का जो स्कोप है उसको भी बढ़ाना यहाँ पे ज़रूरी हो गया है। तो नाउ वी आर हैविंग न्यू लीगल राइट्स जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थ्रू लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ताकि जो सोशल नीड्स हैं उसको पूरा किया जा सके। देन वी आर हैविंग जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, इनमें क्या है कि इन्होंने इंटरप्रिटेशंस, जो एनालिसिस है किसी चीज़ का, जो उसका एक कहते हैं ना रिजल्ट, वो जो एग्जिस्टिंग हमारे जितने भी राइट्स हैं उसके हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस या राइट टू इन्फॉर्मेशन या राइट टू एजुकेशन, इसको धीरे धीरे करके इसकी जो मीनिंग है, इसका जो एक्सपेंशन है, उसको जो स्कोप है उसको बढ़ाया जा रहा है। कि अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें ऐसे लिमिटेड थी जिसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से हम ले सकते थे, नाउ इट हैज़ बीन एडेड मोर। राइट टू एजुकेशन है तो हम कितने भी बड़े प्राइवेट स्कूलों में चले जाएं, वहाँ पे आरटीई जो राइट टू एजुकेशन है उसके अंडर आपको कुछ ना कुछ जो पर्टिकुलर परसेंटेज है, उतने रिजर्वेशंस, उतने सीट्स जो हैं वो पुअर पीपल के लिए रखे गए हैं, गरीबों के लिए रखे गए हैं, कि उनको एडमिशन उतने बच्चों को देना ही पड़ेगा जो हमारी वीकर सेक्शंस को बिलोंग करते हैं। देन वी आर हैविंग टुडे द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज़ गारंटीड फॉर चिल्ड्रन। ये जनरली हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन तक है, विच इज़ मैक्सिमम टिल 14 ईयर्स ऑफ एज। उस टाइम तक आपकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, एंड इट इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। देन वी आर हैविंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसको अगर हम बोले तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और जो सिटीजन्स हैं हमारे उनको वो एम्पावर करता है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ से ग्रैब कर सके, ऑब्टेन कर सके। देन वी आर हैविंग कोर्ट डिसीजंस, जिसमें हमारे पास राइट टू लाइफ है, राइट टू फूड है। तो यहाँ पर कोर्ट डिसीजंस जो हैं वो इन चीज़ों में भी अब थोड़ा सा एक्ट करने लगे हैं और इंटरप्रेट करने लगे हैं इसे।
देन वी आर हैविंग कुछ लॉज ऐसे होते हैं, कुछ राइट्स ऐसे हैं हमारे विच हैज़ बीन रिकोगनाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि वो कोई हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एज अ राइट, जिसमें कि आता है राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब ये कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं है, बट ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ज़रूर है कि आपके पास अधिकार है अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का, और आपके पास राइट टू वोट है, इलेक्शंस में हम वोट कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग ये जो राइट्स हैं, जो एक्सपेंशन राइट्स हैं, उसने हमें ह्यूमन राइट्स पे भी कनेक्ट कर दिया है एट द इंटरनेशनल लेवल। अब यहाँ पर क्या है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं और कॉवेनेंट्स हैं, इनमें इन्फ्लुएंस है हमारे नेशनल लॉज का, जुडिशल थिंकिंग का। उसके बाद ये गवर्नमेंट को एनकरेज करती है ताकि वो जो ब्रॉडर ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट करे, उसको एक्सेप्ट करे, उसको रिस्पेक्ट करे। तो इसमें क्या है, कॉवेनेंट में क्या है हमारे पास, ये एक फॉर्मल बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जो कि कुछ पार्टीज़ के बीच में प्रॉमिस किया जाता है, जिसको ज़्यादातर हम अगर यूज़ करें तो इंटरनेशनल लॉ कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ कर सकते हैं। जो कुछ हमारे कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जिनमें कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं साउथ अफ्रीका का देख रहे हैं, तो सम कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूड एडिशनल राइट्स दैट गो बियॉन्ड क्लासिकल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की। मतलब इनके अलावा भी हमारे पास कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने जो डायनामिक चीज़ें हैं, जो कॉन्टेम्प्रेरी मतलब कि जो चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशंस की चीज़ें हैं, उसमें एडिशनल राइट्स को उन्होंने ऐड किया है। सो हियर वी आर हैविंग साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज दीज राइट्स, जिसमें पहला आ गया आपको राइट टू प्राइवेसी, कि मतलब भाई हर किसी को अनलॉफुल सर्चेस से रोका जाए, फ़ोन टैपिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास राइट है टू एन एनवायरनमेंट, ताकि आप हेल्दी जीवन जी सकें। उसके बाद एडुकेट हाउसिंग की मतलब अच्छा घर, फिर हेल्थ केयर सर्विसेज ये होनी चाहिए, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देन वी आर हैविंग इंटरनेशनल कोवेनेंट, जो कि सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स के ऊपर है। अब ये क्या है, तो ये इट सेट्स आउट अ रेंज ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो कि ऑफन आपके ह्यूमन वेलफेयर के बेंचमार्क्स में डिस्कस किए जाते हैं। बेंचमार्क मतलब एक स्टैंडर्ड ह्यूमन वेलफेयर का। अगर हम ये कहें तो दे मे नॉट बी एनफोर्सेबल इन द सेम मैनर, मतलब कि ये हो सकता है कि जो भी हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो हमारे सिविल राइट्स हैं किसी भी देश में, उसकी तरह इसको ज़बरदस्ती आप एनफोर्स तो नहीं कर पाओगे इतना ज़्यादा ये मस्ट नहीं है कि आपके देश में ये होगा ही होगा। बट ये ज़रूर है कि धीरे धीरे करके ये चीज़ें जो है वो हमारे ह्यूमन राइट्स की वजह से धीरे धीरे करके एनकरेज हो रही हैं, एंड इट हैज़ बीन एडेड इन मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज़, ताकि ह्यूमन राइट जो वॉयलेशंस हैं वो ना किए जाए और इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जा सके। दिस इज़ इट, ये है हमारा वेयर आई हैव मैंशनड, ये दिस पिक्चर इज़ डिस्क्राइबिंग ऑल द ह्यूमन राइट जो बेसिकली देशों में किया गया है, जिसमें कि आपके पास है राइट टू मैरी एंड हैव अ फैमिली। भाई हमें कोई रोक नहीं सकता कि तुम शादी मत करो। हमारे पास राइट है अपनी थॉट का, अपने रिलीजन का, ओपिनियन का, एक्सप्रेशन का, काम करने की आज़ादी है, एजुकेट होने की आज़ादी है, सोशल सर्विसेज की आज़ादी है। अगर कोई एनजीओ खोल के बैठना चाहता है तो भाई किसी को मतलब नहीं होना चाहिए इस बात से, वो उसकी मर्ज़ी है कि वो क्या करना चाहता है। राइट टू लाइफ है, अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है। हमें किसी भी तरीके के टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट से आज़ादी पाने का राइट है। उसके बाद हमें इक्वल ट्रीटमेंट का राइट है, हमें प्रिवेसी का राइट है, हमें असाइलम का राइट है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे ह्यूमन एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं। दीज मे नॉट बी द फंडामेंटल राइट्स इन any democratic country, but in the recent coming years this is definitely going to be the most important, because human being a social animal, we all need to understand and respect the dignity of other people as well. Thank you for today.